नमस्कार साथी, मैं अजय से एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम देखने वाले भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का अगला राज्य जो है आपका केरल। केरल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। केरल से बनने वाले प्रत्येक ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आज का सेशन जो है आपका केरल। ठीक है, केरल की हम जब बात करेंगे तो इसके कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे या प्राचीन इतिहास से लेंगे। प्राचीन इतिहास में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि केरल और इसलिए जाना जाता था। तो सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा भारत आया था और यह भारत में केरल के पुलिकट बंदरगाह पर आया था। मतलब यदि हम बात करें कि भारत में पहला विदेशी यात्री जिसने जल मार्ग की खोज की थी तो वो कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जब जल मार्ग की खोज की उसने, क्योंकि देखिए ये दरअसल जो निकला था अफ्रीका के लिए निकला था और मसालों के लिए निकला था, मसाले के व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, गलती से कहा गया हमारे इंडिया में प्रवेश कर गया और इंडिया में जब प्रवेश किया तो केरल के पुलिकट बंदरगाह पे आया। पहली बार जब भारत में कोई विदेशी समुद्र के मार्ग से आया था तो वो था वास्को डी गामा, जो कब आया था? 1498 ईस्वी में। कौन से बंदरगाह पे आया था? पुलिकट बंदरगाह पे। आज वर्तमान में कौन सा राज्य था? वो है केरल राज्य, तो वहां पर आया। आगे और बात करेंगे हम इसकी कि देखिए सर्वप्रथम यदि बात करें केरल पर जो राजाओं ने राज्य किया या जो राजा थे उनका नाम था चेर। कौन थे? चेर साम्राज्य के राजाओं द्वारा इस पर क्या किया गया था? राज्य किया गया था। तो भारत का राज्य केरल, इस पर जो राजाओं ने राज्य किया सर्वप्रथम वो थे कौन? चेर राजा। कौन थे? चेर राजाओं द्वारा केरल पर अधिकार किया गया, राज्य किया गया। हम बात करेंगे इसे और नाम यानी कि मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को, और अन्य नामों से यदि जाना जाता है तो किस नाम से? मसालों का बगीचा। क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और देखें तो इसके केरल के कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। यानी हम बात करें कि केरल में एक शहर पड़ेगा आपका कोच्चि, जो केरल का बंदरगाह शहर है और प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, तो वो अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और हम बात करेंगे यहाँ के अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केरल के गठन की। देखिए हमने ओवरव्यू देख लिया। इसके पहले की बात की भारत का पहला जो विदेशी जो समुद्र मार्ग से आया था वास्को डी गामा, वो केरल के पुलिकट बंदरगाह पे आया था। जब यह पुलिकट बंदरगाह पर उतरा तो ये क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? तो जमोरियन करके एक राजा थे, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था? जमोरियन। जो राजा हुआ करते थे उस समय वो कौन थे? जमोरियन राजा थे। जमोरियन उस समय के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। चलिए हम बात करें केरल के गठन की। तो गठन की जब भी बात आती है तो देखिए इसका गठन भी आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ एक पृथक राज्य के रूप में। जब देखिए इसका राज्य का गठन कर दिया गया तो राज्य की फिर राजधानी क्या बनाएगी? और राजधानी की जब बात करेंगे हम तो तिरुवनंतपुरम। क्या बनाएंगे? तिरुवनंतपुरम यहाँ की वर्तमान राजधानी बनाएगी या वहां की राजधानी बनाएगी। तो इसे एक नाम से और जानते हैं, कौन सा? त्रिवेंद्रम। कौन सा? त्रिवेंद्रम भी नाम इसको कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम को। चलिए हम राजधानी के बाद बात करेंगे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री के बारे में कि केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री बनाए गए, नाम निर्वाचित होकर बन के आए हैं आपके। आगे देखेंगे हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में। यदि हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए हम बात करें केरल के यहाँ के जिलों के बारे में। जब यहाँ पर देखिए हमने राजधानी देख ली, राज्यपाल देख लिए, मुख्यमंत्री देख लिए, तो यहाँ के वर्तमान जिलों की बात करते थे कि केरल का जो क्षेत्रफल है इसमें कुल मिलाकर कितने जिले बनाए गए थे। तो जिलों की संख्या की बात करो तो कितने? टोटल आपके 14 जिले। कितने जिले हैं? 14 जिले। 14 जिले यहाँ पर बनाए गए हैं। अच्छा 14 जिलों में आपकी विधानसभा सीटें कितनी है? जिले तो 14 है तो विधानसभा सीटें कितनी है? तो 141 सीटें। कितनी है? 141 सीटें यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। चलिए हम बात करेंगे विधानसभा के बाद यहाँ के जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व की यदि हम चर्चा करें तो 890 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब समझना इस चीज को, 890 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो जनघनत्व पाया जाता है। देखिए केरल राज्य आपका हमेशा से हर चीज में अव्वल नंबर पर रहेगा। देखिए हमेशा से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वर्तमान में यदि बात करें तो अच्छी खासी इसकी क्या कंडीशन है हर क्षेत्र में। यदि हम बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात यहाँ के पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। पूरे भारत के सभी राज्यों में जो सर्वाधिक लिंगानुपात की श्रेणी में आता है वो कौन आता है? केरल राज्य आता है, जिसका लिंगानुपात कितना पहुंच गया है? आपका पहुंच गया 1085। कितना है आपका? सॉरी
माफ करना 1084, कितना 1084 आता है आपका, यानी कि आपके 1000 पुरुषों पर अब 1084 महिला, कहां पर, केरल राज्य में। और ये आपके भारत का एकमात्र राज्य जिसका लिंगानुपात यहाँ के पुरुषों से ज्यादा है महिलाओं का। चलिए हम बात करें और आगे का, देखिए यहाँ का जनघनत्व कितना है, तो 890। हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो कितना आता है आपका, वो आता है 1084। ये आपका मोस्ट हो जाता है क्योंकि आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां का लिंगानुपात वहां का सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा आएगा आपका, केरल आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ का लिंगानुपात से जुड़ी एक घटना हम आपको सुना देते हैं, बता देते हैं। देखिए आपको यहाँ का लिंगानुपात आज वर्तमान में कितना है, तो 1084, कितना है, 1084। पहले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिंगानुपात काफी कम हुआ करता था। देखिए यहाँ पर ज्यादातर जो जनजाति वो व्यक्ति पाए जाते हैं, निवास करते हैं, वो कौन करते हैं, जनजाति लोग, के शूद्र लोग यहाँ पर निवास करते थे। कौन करते थे, शूद्र लोग। और शूद्र लोगों की यदि हम बात करें कि पहले, यानी कि लगभग वैदिक काल की बात हो रही है, वैदिक काल में द्रवण एरिया में, द्रवण का मतलब होता है आपके नीचे वाले एरिया में, दक्षिण भारत वाले एरिया में एक कर चलता था। कर का मतलब एक टैक्स चलता था आपका, कैसा, मूला कर करके चलता था। मूला कर क्या होता था, मूला कर दरअसल यह शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने के लिए एक कर देना पड़ता था। स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था, तो ये देते किसे थे, तो उस समय की जो क्या होती थी आपकी ब्राह्मण जो जाति हुआ करती थी, आप बोल सकते हो उच्च जातियां हुआ करती थी, उनको पे करना होता था। देखिए क्या है, केरल राज्य शुरुआत से बहुत ज्यादा क्या रहा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर संघर्षमय जनजातियों ने क्या किया, जीवन व्यतीत किया। जो भी शूद्र जातियां हुआ करती थी उन पर कई सारे अत्याचार हुए, बहुत सारे अत्याचार हुए। और यहाँ की जो जनजाति हुआ, वो शूद्र व्यक्ति हुआ करते थे, वो एक कर को भी दिया करते थे। अभी हमने बात की कौन सा, तो मूला कर, जो स्तन ढकने के लिए दिया जाता था, वो केवल शूद्र महिलाओं द्वारा। पता है इस टैक्स की सबसे खराब बात क्या हुआ करती थी, जिस भी औरत का या जिस भी फीमेल का सब जितना मतलब कि जो साइज के हिसाब से उसमें क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। मतलब अगर देखने में भी सुनने में बहुत अजीब लगता है कि बताइए हमारे भारत में ऐसे ऐसे टैक्स भी लिए जाते थे, जो देखने में और सुनने में आज के लिए हम अगर उनको याद करें तो हमें अपने आप में भी शर्म आ जाती है, कितने भयंकर वाले टैक्स दिए जाते थे। खैर छोड़िए, ये हमारा प्राचीन भारत हुआ करता था, जो पहले का भारत था। आज के जमाने में सभी लोग स्वतंत्र थे, संविधान के निरपेक्ष में, संविधान के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को समानता दी गई और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और स्वतंत्र जीवन का भी अधिकार दिया गया, तो सभी प्रकार से स्वतंत्र है। आज ऐसा कुछ नहीं है, और पहले की ऐसा होता था, जो शूद्र जातियों के लिए बनाया गया था। चलिए हम यहाँ के लिंगानुपात की आ रहे थे, लिंगानुपात की चर्चा कर रहे थे, तो कितना है आपका 1084 लिंगानुपात है, जो कि आपके पूरे भारत का सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक या सबसे ज्यादा वाला जिला आ जाता है। चलिए हम बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर में यदि हम देखेंगे तो कितनी आती है, 93%। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा है आपकी, 93% यहाँ पर क्या है, साक्षरता। एक चीज समझना आपका, यहाँ से सर्वाधिक जो नर्स होती हैं, जो फीमेल डॉक्टर होती हैं आपकी, सर्वाधिक निकलती हैं कहाँ से, केरल से। और हमारे इंडिया में नहीं, ये अन्य देशों में क्या जाती हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अन्य देशों में इनको प्रमोट करके भेजा जाता है। कहाँ से, केवल केरल से। आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में आपकी लगभग हमारे यहाँ से, यानी कि इंडिया से और इंडिया के केरल राज्य से कितनी, तो मात्र कुल मिलाकर आपकी 32 से 35% क्या जाती है, आपकी फीमेल जाती है, जो किसमें जाती है, नर्स के तौर पर जाती है, हॉस्पिटलों में जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारा केरल राज्य अब बहुत ज्यादा विकास कर गया है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ की साक्षरता की, तो कितनी है, 53% आती है। हम न्यायालय की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय क्या है, कोच्चि न्यायालय। क्या है, कोच्चि। अच्छा कोच्चि शहर पड़ेगा कहाँ पर, हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कोच्चि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए कोच्चि से। अच्छा इसकी राजधानी कहाँ पड़ेगी, राजधानी की यदि हम चर्चा करते हैं तो राजधानी आपको इधर देखने को मिल जाएगी, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम देखने को मिल जाएगा। चलिए ये दो शहर आपने देख ली, ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको। अब देखिए इसके आगे की बात करेंगे, हम यहाँ के प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम यहाँ के प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के पशु के बारे में कि केरल का वर्तमान राजकीय पशु क्या है। तो यहाँ का हाथी, कौन सा हाथी, तो भारतीय हाथी। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एशियाई हाथी, एक होता है भारतीय हाथी, जो हमारे इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, वो भारतीय हाथी। तो केरल राज्य का जो राजकीय पशु बनाया गया वो कौन बनाया गया, भारतीय हाथी। हम बात करें पक्षी के बारे में कि यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो कौन सा है आपका ग्रेट हॉर्नबिल। कौन सा है आपका, ग्रेट हॉर्नबिल, या फिर बोल सकते हैं उसको धनेश। क्या कहते हैं, धनेश। धनेश आपने देखा होगा नीलकंठ पक्षी को कहा जाता है, वही यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। तो कौन सा है, धनेश या हॉर्नबिल, या फिर बोल सकते हैं क्या अपन इसको, नीलकंठ। चलिए हम बात करें पुष्प के बारे में, तो यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है आपका कौन सा, अमलतास। कौन सा, अमलतास यहाँ का राजकीय पुष्प है। कौन सा है, अमलतास। अमलतास को आप कमल भी बोलते हो,
क्या बोलते हो, कमल भी इसे कहा जाता है, कमल, सफेद कमल। कौन सा कमल, सफेद कमल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अमलतास या सफेद कमल यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प बनाया गया। चलिए हम वृक्ष की बात करें तो नारियल का वृक्ष, कौन सा है, नारियल का वृक्ष। हम बात करें फल के बारे में तो कटहल। देखिए बहुत सारे लोगों को शौक रहेगा सुनकर कि केरल राज्य का आपका जो राजकीय फल बनाया गया है और राजकीय फल है वो कौन सा है, कटहल है। कटहल भी एक फल होता है क्या, हम तो सब्जी बना के खाते हैं, है ना, सभी को लग रहा होगा, लेकिन दरअसल आपका कटहल एक फल है आपका जिसकी सब्जी बनाई जाती है और हम खाते हैं बड़े चाव से। और यहाँ का कहाँ का, केरल राज्य का आपका राजकीय फल कौन सा है, तो कटहल है आपका। चलिए हम बात करते हैं नृत्य के बारे में। तो यहाँ की राजकीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली है। कौन सा है, कथकली यहाँ का राजकीय नृत्य है। यहाँ का कौन सा है, क्लासिकल डांस है, कौन सा, कथकली। चलिए हम बात करते हैं कुछ अब अन्य तथ्यों की। अन्य तथ्यों में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजकीय अपन नृत्य राजकीय भाषा की भी बात कर लेते हैं। तो राजकीय भाषा यहाँ की मलयालम है। कौन सी है, मलयालम। देखिए दक्षिण भारत में आपकी प्रमुख रूप से 4 भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये प्रमुख भाषाएं होती हैं जो आपकी दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं आ जाती हैं। और केरल राज्य में आपकी बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी, मलयालम होती है। कौन सी होती है, मलयालम। तो राजकीय भाषा क्या है, मलयालम। चलिए अब देखिए हम यहाँ की कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करें, भौगोलिक कारकों के बारे में, जैसे कि यहाँ की नदियों के बारे में कि यहाँ की निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। और नदियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे प्रमुख नदी यहाँ की कौन सी हो जाती है, पेरियार नदी। कौन सी हो जाती है, पेरियार नदी। पेरियार नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है क्योंकि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर पेरियार झील देखने को मिल जाएगी, पेरियार नदी देखने को मिल जाएगी। ये पेरियार नदी से ही निर्मित होती है। तो प्रमुख रूप से नदी कौन सी हो जाती है आपके यहाँ की, पेरियार नदी हो जाती है। दूसरी हम बात करेंगे तो चालकुड़ी। कौन सी है, चालकुड़ी नदी। तीसरी बात करेंगे चिन्नार नदी। चौथी बात करेंगे तो भवानी नदी। ये प्रमुख नदियां केरला की प्रमुख नदियों में आती हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की या वन्य जीव अभ्यारण्य की, जिसका नाम अभी हम पहले भी ले चुके हैं। कौन सा है आपका, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे टाइगर रिजर्व में भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। इसी को इसमें किया गया है टाइगर रिजर्व में। आपका टाइगर रिजर्व में शामिल है आपका कौन सा, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में। प्रमुख त्योहारों में यदि हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत तो जाना ही जाता है आपका त्योहारों के लिए। तो यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो देखेंगे सबसे पहला विषु। कौन सा है, विषु। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है आपका, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। नवरात्रि यह आपका माता जी को समर्पित है, माता रानी। दीपावली रामचंद्र जी से संबंधित होता है। ओणम, ओणम यहाँ का राजकीय नृत्य भी है, राजकीय त्योहार भी है। कौन सा है आपका, राजकीय त्योहार। ओणम दरअसल यहाँ का बहुत प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरे के पूरे केरल में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कौन सा है, ओणम। और यहाँ का राजकीय त्योहार भी है कौन सा, ओणम। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते, पूछ लिया जाता है, बताइए ओणम किस राज्य का राजकीय त्योहार है। तो कौन सा है आपका, वो है आपका ओणम। चलिए हम बात करेंगे शिवरात्रि, जो भगवान शिव जी से संबंधित है। शिवरात्रि। हम बात करेंगे क्रिश्चियन, ये आपका ईसाइयों से संबंधित है, ईसाई धर्म। हम बात करें मिलाद शरीफ, ये आपका इस्लाम से संबंधित है, मुस्लिम से। ये प्रमुख त्योहार जो आपके केरल में मनाए। देखिए केरल में आपकी बहुसंख्यक या बहुसमुदाय लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी देखने को मिलेंगे, ईसाई भी देखने को मिलेंगे, मुस्लिम भी देखने को मिल जाएंगे, बौद्ध भी देखने को मिल जाएंगे, और कहीं कहीं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पारसियंस भी मिल जाएंगे। आपको बहुत सारा समुदाय यहाँ पर रहता है, इसलिए यहाँ पर कई सारे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो अलग अलग धर्म से संबंधित होते हैं। चलिए हम बात करेंगे इससे आगे की अब प्रमुख मंदिरों के बारे में कि यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से। मंदिरों की यदि हम बात करते हैं तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह दरअसल आपके भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इनका मंदिर है भगवान विष्णु जी का मंदिर। सबरीमाला मंदिर। कौन सा है, सबरीमाला मंदिर। यह आपकी माता सबरी से संबंधित है। यह आपका थिरुनेली मंदिर, यह भी आपका यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर। और आपका अट्टुरकुल भगवती मंदिर। कौन सा है, अट्टुरकुल भगवती मंदिर। यह माता रानी या फिर देवी जी का मंदिर है आपका, जो केरल का प्रसिद्ध मंदिर की श्रेणी में आ जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ के एक प्रमुख प्रतियोगिता के बारे में या महोत्सव के बारे में। अगर इस महोत्सव के बारे में हमने चर्चा नहीं की या नहीं पढ़ा तो आपका केरल अधूरा माना जाता है।
देखिए दरअसल होता क्या है, ये आपका अराडमुला, कौन सा, अराडमुला नौका दौड़ प्रतियोगिता। आप सभी लोगों ने देखा होगा, मूवियों में, टीवीओ में, सीरियल में दिखाया जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, झील के बीचों बीच या नदी के या तालाब के बीचों बीच, पानी के बीचों बीच बहुत लंबी नाव पर बहुत सारे क्या होते हैं, सवार होते हैं, आपके नौका चलाने वाले बहुत सारे व्यक्ति सवार होते हैं और क्या करते हैं, पतवार से नौका दौड़ करते हैं। और ये प्रतियोगिता यहाँ पर बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाई जाती है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है ये वाला उत्सव। तो कौन सा होता है आपका, अराडमुला नौका दौड़, जो आपका जो आपका केरल का प्रसिद्ध एक नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है और इसे महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख झील के बारे में चर्चा करें तो आपकी कौन सी आ जाती है, पेरियार वन्य झील, पेरियार झील, माफ कीजिए, पेरियार झील आपकी, जो यहाँ की कौन सी नदी के द्वारा निर्मित होती है, तो ये निर्मित होती है आपकी पेरियार नदी द्वारा। कौन सी नदी द्वारा, पेरियार नदी द्वारा निर्मित होती है। चलिए इतना अपन ने देख लिया है। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ के कुछ सांस्कृतिक पॉइंटों के बारे में, या सांस्कृतिक यहाँ के पहलुओं को देखते हैं। और सांस्कृतिक बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे लोक नृत्य के बारे में। यहाँ के फेमस और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। जब हम फेमस और प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ के आए कथकली को। कथकली अपन ने पढ़ा था कि केरल का क्या है, राजकीय नृत्य। कौन सा है, राजकीय नृत्य। हमने दूसरा नृत्य देखेंगे यहाँ का कौन सा, तो मोहिनी अट्टम। कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन राजकीय नृत्य नहीं है। राजकीय नृत्य कौन सा है, वो आ जाता है आपका कथकली। चलिए और देखेंगे तो काली अट्टम। कौन सा है, काली अट्टम। दूसरा ओटम और थुलाल। कौन सा आपका, थुलाल। ये प्रमुख क्या आ जाते हैं, आपके लोक नृत्य हो जाते हैं। देखिए कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ओटम और थुलाल, ये प्रमुख नृत्य आपके कहाँ के, केरल के लोक नृत्य की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए और हम बात करेंगे यहाँ के लोक गीतों के बारे में। लोक नृत्य देखने के बाद अब बात करेंगे हम लोक गीतों के बारे में। जब हम लोक गीतों की चर्चा करेंगे तो यहाँ के प्रमुख रूप से 4 लोक गीत गाए जाते हैं। लोक कथाओं की श्रेणी में भी इनको गाया जाता है। जैसे कि आपका पहला कुम्मी, क्वेश्चन इससे बनता है, हमेशा बनता रहता है, वो पूछा जाता है, बताइए कुम्मी लोक गीत भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कौन सा राज्य है आपका, ये आ जाएगा आपका केरल राज्य। कौन सा, केरल। चलिए और कौन सा आपका, तो कोला अट्टम और बजिक्का। कौन सा आएगा आपका, बजिप्पा, कट्टुकल, बजिप्पा, कट्टुकल और भूता गीत, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध गीत है भाई। भूता गीत और कुम्मी, ये दोनों यहाँ के प्रसिद्ध गीतों की श्रेणी में आ जाते हैं, जो लोक गीत कहलाते हैं। कहाँ की, तो केरल के। चलिए हम यहाँ की कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि केरल की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो कादर, उराली, भोपाला और इरूला, ये प्रमुख 4 जनजातियां केरल की प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम इनको एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि केरल में जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो कौन सी, कादर, उराली, भोपाला और इरूला, ये प्रमुख क्या है यहाँ की जनजाति है। अब फसलों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और पूछ भी लिया जाता है कि बताइए आपकी केरल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तो देखो सबसे पहले काजू, यहाँ की प्रमुख फसल होती है। काली मिर्च, काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यवन प्रिय। वास्को ड गामा जब हमारे भारत में मसालों का व्यापार करने आया था या मसाले खरीदने आया था, तो उसने सबसे पहले जो वस्तु या जो मसाला मांगा था वो काली मिर्च को मांगा था। उसका मानना था कि भाई काली मिर्च अगर मिल गई तो मैं बहुत ज्यादा क्या चला जाऊंगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि काली मिर्च यवन, अब हो सकते हैं अपन यवन वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आपके निवासी हैं, उन सबको बहुत प्रिय लगती है। यूरोप में काली मिर्च का बड़ा महत्व होता है, बहुत सारी चीजों में साथ साथ में डाल डाल के काली मिर्च खाते हैं, पीते हैं। चलिए चलो आगे देखते हैं। तो काली मिर्च, दूसरा आपका कॉफी, आगे चाय और नारियल, ये प्रमुख क्या हो जाती है, यहाँ की फसलें हो जाती है। काजू, काली मिर्च, कॉफी, चाय और नारियल। काजू भारत का एकमात्र राज्य जो काजू उत्पादित करता है, वो कौन सा है, केरल, एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य कौन सा हो जाता है, केरल, जो क्या होता है भाई, काजू का इस्तेमाल, काजू का उत्पादन करता है। पूरे भारत में केवल केरल में ही काजू का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ के कुछ अन्य स्थलों के बारे में। अब प्रमुख स्थल या फिर प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एडवांस में, या फिर बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे तिरुवनंतपुरम को। तिरुवनंतपुरम यदि हम मैप में शो करना चाहें तो आपका, देखो मैंने पहले लिख दिया है कि आपका इधर क्या पड़ जाएगा, तिरुवनंतपुरम पड़ जाएगा। चलिए तिरुवनंतपुरम में है क्या, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थापित है। और दूसरी बात करें तो रॉकेट निर्माण का भी केंद्र यहाँ पर स्थापित है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से सबसे फेमस निकलते हैं, कहाँ से, तिरुवनंतपुरम से। पहला विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र। दूसरा रॉकेट, जो भी आपके देखिए सैटेलाइट या जो भी आपके कौन से छोड़े क्या छोड़े जाते हैं, यान, वो क्या बोलते हैं उनको, जितने भी आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं तो उनके लिए रॉकेट में बिठा दिया, यानी कि देखिए रॉकेट एक माध्यम होता है और ऊपर क्या रखा जाता है आपका, उसी में आपका उपग्रह बैठा दिया जाता है और जहां पर आपका वायुमंडल के लिए भेज दिया जाता है। वो जो रॉकेट का निर्माण होता है भारत में, वो कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ की, तो केरल की राजधानी और केरल का एक प्रमुख शहर भी होता है। चलिए आगे बात करें दूसरे शहर की, बात करें दूसरे क्षेत्र की, तो कारसपुर। कौन सा है, कारसपुर। कारसपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ही है आपका नारियल अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, नारियल अनुसंधान केंद्र। देखिए नारियल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर, राष्ट्रीय डेयरी तथा दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल, कहां पर, तो आपका कहां पड़ेगा, हरियाणा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बताइए आपका राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में और किस शहर में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको जब वीडियो पूरा हो जाए तब आपको, ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन वो क्या बोलते हैं होमवर्क दिया गया है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका किस राज्य में पड़ेगा भारत के और किस शहर में पड़ेगा। चलिए आते हैं अपन आगे, यहां देखेंगे इदुक्की। देखिए कारसपुर देखिए, नारियल अनुसंधान केंद्र। इदुक्की की यदि हम बात करें तो केरल का स्वर्ग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, केरल का स्वर्ग। अच्छा, कारसपुर और आपका इदुक्की पड़ेगा कहां पर, मैप में कहां इसको शो करेंगे, तो सबसे पहले आप आओगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इधर आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है इदुक्की। इदुक्की आपका केरल का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरल का स्वर्ग। आप लोगों ने ज्यादातर दक्षिण भारतीय कुछ वीडियो वगैरह देखी होंगी, यूट्यूब पर आती रहती है, जिनमें ऊपर से क्या दिखाया जाता है, आपको पूरी तरह से जल जल दिखाया जाता है, मतलब पानी भरा हुआ दिखाया जाता है और पानी के बीचों बीच आपके कई सारे झोपड़ी जैसे क्या मकान बने रहते हैं और जो रोड बनी होती है बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। साथ में जो आपको मकान दिखाई देंगे वो खपरेल दिखाई देते हैं, बीचों बीच पूरी तरह से चारों तरफ से पानी भरा है, बीच में मकान बना हुआ है। तो वो जो दृश्य दिखाई देता है वास्तव में दक्षिण भारत का, वो कहाँ का रहता है, इदुक्की का रहता है, जो आपका केरल का स्वर्ग दिखाई देता है। मतलब देखते से एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वाह क्या दृश्य है ना, वैसे तरीके का। तो कहां पर मिलेगा, वो आपको केरल की इदुक्की में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे कोझिकोड की। किसकी, कोझिकोड। इसी का पुराना नाम क्या मिलेगा अपने को, पुलिकट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पुलिकट बंदरगाह। यही वो बंदरगाह है जहां पर आपका कौन आया था, वास्को ड गामा आया था। कब आया था, तो आपका 1498 में आया था। और क्या कहां पर, जब यह कोझिकोड, आज नाम वर्तमान प्राचीन नाम पुलिकट, जब यह आया तो राजा कौन थे, तो जामोरियन हुआ करते थे। ठीक है, देखिए कोझिकोड पड़ेगा कहां पर, तो कोच्चि के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में यहाँ आपको कोझिकोड देखने को मिल जाएगा। कोझिकोड, ठीक है, ये आपको देखने कोझिकोड भी कहते हैं उसको, उसी को कोझिकोड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे थ्रीसर। कौन सा है, थ्रीसर। थ्रीसर किस लिए प्रसिद्ध है आपका, केरल का थ्रीसर शहर किस लिए जाना जाता है, तो इसे हाथियों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथियों का घर। मतलब सोचिए आपका सर्वाधिक जो हाथी पाए जाएंगे वो तो पाए जाएंगे कहां पर, आपके कर्नाटका में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हाथियों का घर कहा जाने वाला जो राज्य है, जो जगह है, वो कौन सा है आपका, थ्रीसर है। इसको हाथियों का क्या कहते हैं अपन, घर कहते हैं, हाथियों का घर कहा जाता है। चलिए हम आगे देखेंगे कोच्चि के बारे में। कोच्चि किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोच्चि आपका बिल्कुल केरल का, ये मान के चलिए कि सबसे प्रमुख बंदरगाह शहर है। यानी कि यदि हम बात करें कि केरल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी कोच्चि आ जाएगा, जो इधर पड़ेगा आपका। देखो ये रहा आपका, देखो ये आपका कोच्चि पूरे के पूरे भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, ध्यान से देखिए आप, ये आपका लगा हुआ है अरब सागर। क्या लगा हुआ है आपका, इधर अरब सागर लगा हुआ है। ये पूर्णतः आपका भरा हुआ है जल से, और इसे क्या बोलते हैं अपन, अरब सागर बोले। अब अरब सागर भरा हुआ है, यहाँ से मान लेते हैं अपन कि अरब सागर। चलिए ये अरब सागर का पानी, अब बार बार इसमें जो लहरें आएंगी तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपका ये अंदर को मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ क्षेत्र है आपका, और यहीं पर एक बंदरगाह बना गया जो आपका कोच्चि बंदरगाह। तो भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी किसे माना जाता है, कोच्चि को, क्योंकि बाहर से जितनी भी सुनामी लहरें वगैरह आएंगी तो इस वाले हिस्से पर टकराएंगी और वापस चले जाएंगे, तो अंदर वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं होगा। और यही कारण है कि यहाँ का, यानी कि भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह किसे डिक्लेयर किया गया, वो कोच्चि को किया गया। चलिए हम बात करेंगे और अन्य चीजों के बारे में, अन्य शहरों के बारे में, तो एर्नाकुलम के नाम, किसके बारे में, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम किस लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए इसी को कहते हैं अपन क्या, कोच्चि का जुड़वा शहर। कोच्चि का जुड़वा शहर कैसा बोलेंगे भाई, तो जो कुछ भी हमें कोच्चि शहर में देखने को मिलेगा, बनावट, घरों की जो आकृतियां होती हैं, भाषा, शैली, धर्म, कुछ भी XYZ जो भी हमें कहां मिलेगा, कोच्चि में देखने को मिलेगा, सेम हमें कहां देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा एर्नाकुलम। कहां मिल जाएगा, एर्नाकुलम में। और यहाँ पर भी हमें वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कहां, कोच्चि में देखने को मिलेगी। इसलिए से क्या कहते हैं अपन कि कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं।
चलिए एक शहर और आपका रहेगा, एक क्षेत्र और जो आपका है काव्य। कौन सा है? काव्य। काव्य किस लिए जाना जाता है? ये मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वन आपने देखे होंगे सभी ने, सुंदरवन डेल्टा में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएंगे, जिनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा कैसे झाड़ी नुमा होती है और ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा होता है, उन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्यादातर जहां पानी होता है, तो मैंग्रोव वन के लिए काव्य ही जाना जाता है। चलिए ये पूरा का पूरा आपका केरल से बनने वाला जितना भी आपके पॉइंट थे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और सारे के सारे जो एग्जाम में आ सकते थे उन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देखिए कुछ पॉइंट और आप देखोगे इनकी इस विस्तार के बारे में, जैसे कि हम बात करें आपका जो केरल है इसी में आपका पुडुचेरी के दो हिस्से पाए जाते हैं। पुडुचेरी आपकी 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहला कौन सा? पांडिचेरी। दूसरा आपका आएगा कौन सा? तो माही। देखिए अगर हम इस साइड से बात करें तो माही, यमन और कौन सा? कराईकल और पुडुचेरी। एक प्रमुख 4 हिस्से मिलकर एक पुडुचेरी या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं। तो आपके दो प्रमुख हिस्से कौन कौन से? एक आपका इधर आपको देखने को मिलेगा माही। कौन सा? माही, जो पांडिचेरी का हिस्सा। इधर आपको देखने को मिलेगा एक क्षेत्र जिसका नाम है यमन, ये प्रमुख दो हिस्सा जो पुडुचेरी के आते हैं आपके। पुडुचेरी के हिस्सा है, ये आपके केरल के इस वाले तट पर। अब एक चीज और समझना कि आपका केरल राज्य किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है या सीमा टच करती है, तो हम देखेंगे यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक राज्य जिसका नाम है क्या? कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के साथ यह क्या करता है? अपनी बाउंड्री बनाता है। और इधर यदि हम बात करें तो तमिलनाडु। इन दो राज्यों के साथ यह क्या करता है? अपनी बाउंड्री साझा करता है। केवल दो ही राज्यों के साथ क्या करेगा? ये अपनी बाउंड्री को साझा करता है। ठीक है, चलिए ये प्रमुख क्षेत्र जो आपके केरल में थे वो सारे के बारे में अपन क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। चलिए इससे आपके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हम इस वीडियो में देख चुके हैं और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन जो केरल से बनेगा कहीं बाहर नहीं जाएगा। चलिए ये आपका होता है खत्म। और इसके साथ अपन मिलेंगे अगले वीडियो में अगले राज्य के साथ। आप इसको पूरा का पूरा देखिए और साथ में आपको इसकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे एमजी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और इसकी जो पीडीएफ की जो लिंक रहेगी या टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो हम इस वीडियो में क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बाकायदा अपने क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो में और कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।